हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीजी टेट के लिए करने जा रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। इसमें इंग्लिश ग्रामर और पेडागोजी के मिलाकर 50 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन सीजी टेट वर्ग 1 और 2 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेप्टिव स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग? स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग या लिसनिंग एंड रीडिंग? तो ये याद रखेंगे कि रिसेप्टिव मतलब होता है ग्रहण करना। तो वो स्किल जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन दूसरे से ग्रहण करते हैं, उस स्किल को बोला जाता है रिसेप्टिव स्किल। तो ग्रहण क्या हम स्पीक बोलकर कर सकते हैं और लिख कर सकते हैं। तो बोलकर और लिख कर आप इंफॉर्मेशन दोगे, लोगे नहीं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो फिर यहाँ पे बोलना आ गया। सुनकर तो हम इंफॉर्मेशन लेंगे पर बोलकर देंगे। तो दोनों में से एक सही एक गलत है, तो इसको कट करेंगे। तीसरा क्या दिया है, रीडिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग पढ़ोगे तो आप इंफॉर्मेशन लोगे, पर लिखोगे तो लोगे क्या, नहीं ना, आप इंफॉर्मेशन दोगे। तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग में आप सुनकर इंफॉर्मेशन ग्रहण करोगे और रीडिंग में आप पढ़कर इंफॉर्मेशन ग्रहण करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है, द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश दैट फॉरबिड्स द यूज ऑफ मदर टंग। एक ऐसा मेथड इंग्लिश सीखने का जो कि फॉरबिड करता है, मना करता है मदर टंग के यूज को। वो कौन सा मेथड है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड या स्ट्रक्चरल अप्रोच? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो डायरेक्ट मेथड है, इसमें ये बोला जाता है कि आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है और आपको सिर्फ इंग्लिश में बोलना है या लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, अडॉप्ट का मतलब होता है जो गोद लेते हैं। कीप का मतलब होता है रखना। चेरिश जो रहती है खुशी को बोलते हैं। और फॉरसेक जो होता है, इसका मतलब भी होता है छोड़ देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको बोलता है, इन इंग्लिश पैडागोजी स्कैफोल्डिंग रिफर्स टू। तो पैडागोजी में आपको स्कैफोल्डिंग बार बार पूछता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, मचान। मचान जैसे आप छत ढालते हो तो नीचे में हम लोग क्या करते हैं कि सेंटरिंग लगा करके नीचे बांस लगाते हैं ना। तो वो क्या रहता है, वहां पर हम लोग मचान देते हैं, अस्थाई सहायता देते हैं जब तक छत पक्की नहीं हो जाए। फिर जब छत पक्की हो जाती है तो उसको हटा लिया जाता है। तो वैसे ही जब हमको कोई चीज का ज्ञान नहीं होता है तो किसी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा क्या किया जाता है, हमको ज्ञान दिया जाता है और उसके लिए अस्थायी सहायता दी जाती है। और जब हम उसको सीख लेते हैं तो उसको हटा देते हैं। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, टेम्पररी सपोर्ट गिवन टू अ स्टूडेंट टू लर्न अ न्यू टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द स्काई डांस प्लेफुली इन द मूनलिट स्काई? ठीक है, तो द स्टार्स डांस, स्टार डांस कर रहे हैं प्लेफुली कहाँ पर, मूनलिट स्काई में। तो यहाँ पर हम स्टार को डांस करता हुआ बता रहे। तो स्टार को जब आप डांस करता हुआ बताते हो, इसका मतलब है कि आप स्टार को एज अ पर्सन ले रहे हो और वो इंसान की तरह डांस कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है, पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्कैनिंग इज द रीडिंग एक्टिविटी दैट हेल्प्स द लर्नर्स टू। स्कैनिंग, स्कैनिंग क्यों करते हैं, रीड फॉर प्लेजर, खुशी के लिए। क्रिटिकल एनालिसिस, कोई क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना है उसके लिए। गेट द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट में से कुछ आपको सारांश निकालना है। या लोकेट अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम क्यों करते हैं स्कैनिंग, लोकेट अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई जरूरी जरूरी आपको सूचना निकालनी है, पर्टिकुलर फैक्ट निकालना है, तो आप क्या करते हो, स्कैनिंग करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमको, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इसमें कौन सा है, आई एम गोइंग टू रायपुर ऑन मंडे, आई एम गोइंग टू रायपुर ऑन मंडे। तो आप पहले में देखो, आई एम गोइंग टू रायपुर ऑन मंडे, आई कैपिटल होना चाहिए। रायपुर एक प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल होगा। मंडे एक प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो आई आर और एम दोनों कैपिटल, तीनों कैपिटल है, तो ये सही है।
लेकिन हम बाकियों में चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो मंडे में एम स्मॉल है, प्रॉपर नाउन कभी स्मॉल नहीं लिखते। ठीक है, रायपुर में आर स्मॉल है और ये दोनों स्मॉल है, तो ये तीनों गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 8, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। लैंग्वेज में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, किसकी, मीनिंग की। वर्ड की नहीं पूछा है, मीनिंग की। तो मीनिंग की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है मॉर्फिम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ही इज फ्लाइंग अ काइट। जब भी आप पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस पढ़ोगे आपको क्या याद रखना है, आपको पकड़ के रखना है वर्ब के फॉर्म को। ठीक है, वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ही इज फ्लाइंग अ काइट ऐसा दिया है, इज है और आईएनजी फॉर्म है, तो आपका इज आना चाहिए और आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट 10 दिन है, तो हम क्या करेंगे, आंसर ढूंढना सीखेंगे। अब आप फैक्ट याद कर नहीं सकते, अभी आपको सिर्फ रिवाइज करना है। तो यहाँ पे इज और आईएनजी फॉर्म जिसमें रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो विल भी है, तो जब इज है तो विल भी नहीं होगा, ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसमें इज और आईएनजी फॉर्म दोनों है। इसमें क्या है, वॉज, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं सी नंबर। सी नंबर में अ काइट इज फ्लोन बाय हिम, तो इज के साथ सेकेंड फॉर्म यूज हो सकता है क्या, नहीं ना, तो इसको भी रॉन्ग कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय हिम। आपको जब भी वॉइस चेंज करना है ना, तो आपको ये याद रखना है कि आपको वर्ब का फॉर्म पकड़ के रखना है। अगर आप वर्ब का फॉर्म पकड़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। According to NCF 2005, English in India is dash in a multilingual country। तो English जो NCF 2005 के अनुसार है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, डेड नहीं है, फॉरेन नहीं है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, ग्लोबल और फॉरेन में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फॉरेन मतलब हो जाता है विदेशी लैंग्वेज और ग्लोबल मतलब हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, दुनिया की लैंग्वेज, व्यावसायिक वाली। तो हमको ग्लोबल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 11 नंबर क्या दिया है हमको, 11 नंबर क्वेश्चन, fill in the blanks, if I dash a bird I would fly। तो if I dash a bird I would fly, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जब भी आपको ऐसा दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ आई के साथ एम या वॉज नहीं लग के वर लगेगा। अगर आप वहां पर कुछ अपना हाइपोथेसिस बताते हो या अपना सपना बता रहे हो, तो इफ आई वर अ बर्ड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 12 नंबर हमको क्या दिया है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन इंग्लिश एम्फेसाइजेस, किसमें एम्फेसाइज करता है, सीसीई, इवेल्युएशन ऑफ ऑल लैंग्वेज स्किल्स इन वेरिड कॉन्टेक्स्ट, मेमोराइजिंग पोयम, टेस्टिंग ओनली ग्रामर या टर्म एंड एग्जाम। तो सीसीई जो बोलता है आपको मेमोराइज करने कभी नहीं बोलेगा, ओनली वाला आंसर कभी मत लेना, और टर्म एंड एग्जाम के लिए सीसी नहीं बोलता, सीसी बोलता है कंटिन्यूअस, सतत आपका होना चाहिए। तो वो किस में होगा, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 12 नंबर क्या दिया है, अच्छा 12 भी हम किए क्या। 13 नंबर क्या दिया है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ जेनरस। तो जेनरस का जो एंटोनिम मतलब विलोम शब्द होता है वो होता है माइजरली, माइजर मतलब लालची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 14 नंबर, a teacher asks student to read a short story and write it summary। दिस एक्टिविटी टेस्ट, एक टीचर स्टूडेंट को शॉर्ट स्टोरी पढ़ने और उसके बाद स्टोरी लिखने उसका बोलता है समरी। तो इसमें क्या टेस्ट होगा, लिसनिंग। तो जब आपको पढ़ना है और लिखना है तो उसमें सुनने की बात तो आएगी नहीं। जब पढ़ना और लिखना दोनों है तो ओनली रीडिंग और ओनली राइटिंग दोनों नहीं हो पाएगा। बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, की आप पढ़कर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और फिर उसको लिख भी सकते हो। तो इसमें आपका रीडिंग और राइटिंग दोनों टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इरेग्युलर वर्ब। क्या दिया है, ऑप्शन वेंट, वॉक्ड, टॉक्ड, प्लेड। तो यहाँ पे देखो वॉक्ड, टॉक्ड और प्लेड, ये तीनों जो है, वॉक का वॉक्ड हुआ है, टॉक का टॉक्ड हुआ है और प्ले का प्लेड हुआ है।
पर वेंट जो है वो गो का है, इसीलिए ये क्या है, इरेगुलर वर्ब है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 16 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग? एक्सटेंसिव रीडिंग का क्या एग्जाम्पल है? तो एक्सटेंसिव रीडिंग में आप क्या करते हो, किसी भी चीज को एंजॉयमेंट के लिए या जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हो, ठीक है। तो एनालाइजिंग पोएम फॉर इट्स लिटरेसी डिवाइस लिटरेरी डिवाइसेस, रीडिंग अ नॉवेल और कॉमिक बुक फॉर प्लेजर, मेडिसिन लेबल फॉर इंस्ट्रक्शन, या टेक्स्ट बुक फॉर एग्जाम। तो टेक्स्ट बुक आप जब एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो वो आप किस लिए पढ़ रहे हो, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के पढ़ने के लिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मेडिसिन लेबल आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। प्लेजर, प्लेजर मतलब होता है खुशी के लिए, तो जब हम खुशी के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। वो कैसा ऑनेस्ट मैन है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आर्टिकल पुट करना है। तो आर्टिकल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले हमने आर्टिकल में क्या पढ़ा है, अगर वॉवेल है तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो एच है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। और वॉवेल, आपका आर्टिकल का रूल है कि जिसका साउंड निकलेगा उससे आप वॉवेल लोगे, सॉरी आर्टिकल लोगे। तो ऑनेस्ट है, अ की आवाज निकल रही है, अ क्या है, स्वर है, इसीलिए यहाँ पर आपका क्या लगेगा, एन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश द एम्फेसिस इज ऑन। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है इंग्लिश टीचिंग का, वो किस पर फोकस करता है? तो ये जो फोकस करता है वो आपको फिक्स पैटर्न पढ़ना है और उससे सेंटेंस बिल्ड करना है, ये आपको बोलता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, द मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंस पैटर्न। अगर यहाँ पे आपको नहीं आएगा, तुक्का मारना है, तो स्ट्रक्चरल से स्ट्रक्चर में तुक्का मार देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, द कैट jumped dash the table, at, onto, in या on। तो एट द टेबल, इन अंदर, टेबल के अंदर तो वो जंप कर नहीं सकती, ये रॉन्ग कर दो। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर जंप करेगी या एट द टेबल, तो एट नहीं होगा। ऑन और ऑन टू में से देखो, तो जब भी हम लोग बात करते हैं किसी सरफेस की, तो उस टाइम हम लोग ऑन की जगह लेते हैं ऑन टू, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, what does LSRW stands for in the context of language skill? तो LSRW जो होता है listening, speaking, reading and writing, ये याद रखना, ठीक है। तो listening, speaking, reading, writing, अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पढ़ के टिक करना है ना, नहीं तो हम देख के एक आंख गलत हो जाएगा बीच में। नेक्स्ट है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रिसीव, RECIEVE, RIRECEIVE या RECEE। तो इसको रिसीव बोलते हैं पर लिखते हैं RECEIV, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिप्थोंग, डिप्थोंग इज ऑल्सो नोन एज। तो डिप्थोंग, डिप्थोंग क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है? तो डिप्थोंग जो बोला जाता है, ये होता है कि एक आवाज जो रहती है, जब हम लोग कोई वर्ड बोलते हैं तो उसकी एक स्पेलिंग जो है वो दूसरे में चिपक जाती है। जैसे हम लोग BUY क्या बोलते हैं, बाय, तो बाय में यू का साउंड आया ही नहीं, सीधा किसका साउंड आ गया, वाई का। तो इसको बोला जाता है डिप्थोंग, ये होता है ग्लाइड वॉवेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, 23, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, अलास वी लॉस्ट द मैच। तो यहाँ पे देखो अलास के साथ क्या लगा हुआ है हमारा, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, इन लैंग्वेज टीचिंग रियल आलिया रिफर्स टू। तो रियल आलिया किसको बोला जाता है, रियल आलिया का मतलब होता है कि आप रियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे एप्पल के बारे में पढ़ाना है तो एप्पल ले आओ, क्लॉक के बारे में पढ़ाना है तो क्लॉक ले आओ, इसको बोला जाता है रियल आलिया। तो रियल ऑब्जेक्ट्स जब आप क्लासरूम में लाते हो एज एन इंस्ट्रक्शनल एड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड नीदर ऑफ टू कैंडिडेट्स दैट सुटेबल। तो यहाँ पे देखो, नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स दैट सुटेबल, तो जो दो कैंडिडेट्स है दोनों में से कोई भी सुटेबल नहीं है। तो दोनों में से कोई सुटेबल नहीं है मतलब जीरो। जीरो जो हो गया वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब CALP। CALP का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो वो याद रखेंगे, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो जब हमको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बोल रहा है तो वो किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, बेसिक वोकाबुलरी, लैंग्वेज यूज फॉर डेली सोशल इंटरेक्शन, यूज्ड इन फॉर्मल एकेडमिक सेटिंग, या तो फिर लैंग्वेज लर्न थ्रू इनफॉर्मल प्ले। तो ये जो CALP है वो किस पर डिपेंड करता है कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बेसिक नहीं लेता, डेली सोशल इंटरेक्शन के लिए भी नहीं और इनफॉर्मल के लिए भी नहीं। जब आपको प्रोफिशिएंसी बोल रहा है मतलब आपको बड़े काम के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब की आपको मीनिंग बतानी है। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। जो मीटिंग है वो ड्यू टू रेन क्या हो गई, कॉल्ड ऑफ हो गई, मतलब खत्म कर दी गई। तो खत्म करने को रीशेड्यूल बोलेंगे क्या, नहीं, रीशेड्यूल मतलब होता है दोबारा की गई, पर ये क्या है, खत्म हो गई है। कंटिन्यूड, कंटिन्यूड मतलब चल रही है। कैंसल्ड का मतलब होता है बंद हो जाना, और पोस्टपोन का मतलब होता है कि बाद में। तो यहाँ पे कॉल्ड ऑफ मतलब रोक दी गई, तो वो हो जाएगा कैंसल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, choose the correct meaning of the phrasal verb, the meaning was called of, अच्छा सॉरी ये सेम रिपीट हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, in a communicative classroom the teacher's primarily role is that of a, तो जो टीचर होता है कम्युनिकेटिव क्लासरूम में वो होता है फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदान करने वाला। लेक्चरर नहीं होगा, डिक्टेटर नहीं होगा, साइलेंट ऑब्जर्वर, ये तीनों आपको क्लासरूम में टीचर को बनाना ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, नो सूनर हैड द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रैन आउट। तो हमको याद रखना पड़ेगा कि नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, THAN। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, व्हाट इज वॉशबैक इफेक्ट इन लैंग्वेज टेस्टिंग। तो वॉश बैक इफेक्ट क्या होता है, वॉश मतलब धोना, बैक मतलब पीछे, मतलब पीछे की जो भी चीज है उसको आपको साफ करना है। ठीक है, तो गिविंग फीडबैक टू पेरेंट्स, अ स्टूडेंट फेलिंग अ टेस्ट, cleaning the classroom after a test, या the impact of a test on teaching and learning। तो वॉशबैक इफेक्ट किसको बोलेंगे, फीडबैक देना पेरेंट्स को। तो इसमें तो आपका कुछ आ नहीं रहा है, लैंग्वेज टेस्टिंग का काम पेरेंट्स को फीडबैक दे के आप क्या टेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अ स्टूडेंट फेलिंग अ टेस्ट, क्या ये हो सकता है, टेस्ट की बात आ रही है तो रुको। क्लीनिंग द क्लासरूम आफ्टर टेस्ट, तो लैंग्वेज टेस्टिंग में क्लासरूम साफ करने का क्या मतलब हुआ, ये भी रॉन्ग। द इम्पैक्ट ऑफ अ टेस्ट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग, तो जो टीचिंग और लर्निंग का जो इम्पैक्ट है वो टेस्ट पर कैसा पड़ा, इसको बोला जाता है वॉशबैक टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जब आप चारों ऑप्शंस को पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसके आंसर्स कैसे फाइंड आउट होते हैं। आपको CDP में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो ऐसे ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल शिप का, शिप है कहाँ का, डेजर्ट का, रेगिस्तान का। तो ये क्या है, तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, एक मुहावरा दिया जा रहा है कि रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं किसको, ऊंट को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, choose the correct sentence in indirect speech. He said I am busy now. He said I am busy now. ये चीज याद रखना कि जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं हम ध्यान किसका देंगे, वर्ब का, कि वर्ब आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है he said I am busy now, यहाँ पे क्या आ गया है, सेज आ गया है। तो सेड और सेज पास्ट फॉर्म से प्रेजेंट फॉर्म आएगा क्या, नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, he said that he was busy then
ही सेड दैट ही वॉज बिजी नाउ। तो जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो ही सेड दैट सही है, दोनों में सही है। आई का क्या बन गया, ही बन गया, और नाउ का क्या बनेगा, देन बनेगा। नाउ का नाउ ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 33। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो बोलता है वो कौन से प्राइमरीली चीज पर फोकस करता है, फोकसेस प्राइमरीली ऑन, तो किस पर फोकस करता है, वोकेबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग एंड राइटिंग, या फिर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो पुराना मेथड है जो सिर्फ आपको रूल्स के लिए फोकस करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग। वो आपको फोकस करेगा, रूल्स याद करो और फिर ट्रांसलेट करो, तो रीडिंग और राइटिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही हैज बीन लिविंग हियर डैश 2010। तो जब भी हमको दिया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंस लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन इंग्लिश। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो किया जाता है वो टेस्ट किया जाता है कि क्या कोई पढ़ाई में आपका गैप रह गया है स्टूडेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, ऑप्शन टू कंपेयर वन स्टूडेंट विथ अनदर। ये ऑप्शन जो है वो हमेशा से नेगेटिव है, तो कहीं पर अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो उसको लेना, पर कभी भी हमको स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर नहीं करना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टू एडमिट स्टूडेंट्स टू अ न्यू कोर्स, तो न्यू कोर्स करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करते। टू गिव ग्रेड टू स्टूडेंट्स, ग्रेड्स भी नहीं देना है। ठीक है, ये किया जाता है टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स एंड डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, क्राइटेरियाज, क्राइटेरी, क्राइटेरिया या क्राइटेरियंस। तो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जो है प्लूरल है और क्राइटेरियन जो है वो सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। इन लैंग्वेज लर्निंग इनपुट हाइपोथेसिस वाज प्रोड्यूस्ड बाय। तो इनपुट हाइपोथेसिस जो प्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था स्टीफन कार्डरसन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये हमको याद रखना पड़ेगा और इसका कोई चारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो क्या स्पेलिंग दी गई है, अकोमोडेट। तो अकोमोडेट की जो स्पेलिंग होती है वो होती है ACCOMMODATE। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज प्रोडक्टिव स्किल। तो हमने स्किल्स की बात की थी कि 4 स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इन 4 में से 2 प्रोडक्टिव होते हैं और 2 जो होते हैं रिसेप्टिव होते हैं। रिसेप्टिव स्किल्स किसको बोला जाता है, जिससे आप इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हो, कोई सूचना ग्रहण करते हो। तो हम ग्रहण कैसे कर सकते हैं, या तो सुनकर कर सकते हैं या तो पढ़कर कर सकते हैं। और 2 स्किल्स होती है प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स किसको बोला जाता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूस आप दूसरों को इंफॉर्मेशन कैसे दोगे, या तो बोल के दोगे या तो लिख के दोगे। तो कौन सा है यहाँ पे, राइटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग टूडे। वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग टूडे, इसमें आपको एरर बताना है। तो आप देखो क्या बोला जा रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड। तो आपके दोस्तों में से एक फ्रेंड आएगा ना, तो वहां पे दोस्तों के लिए फ्रेंड होना चाहिए या फ्रेंड्स होना चाहिए, फ्रेंड्स होना चाहिए। पर यहाँ क्या दिया है, फ्रेंड दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्रेंड्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोज टेस्ट यूज टू मेजर। तो क्लोज टेस्ट क्या होता है, जहाँ पे आपको फिलअप्स वगैरह दिए जाते हैं और आपको वो फिल करने रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, लिसनिंग स्पीड, हैंड राइटिंग, फिजिकल स्ट्रेंथ या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकाबुलरी। तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकाबुलरी जो रहता है वो क्लोज टेस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 43 हमको क्या दिया है, अच्छा 42, सॉरी 42 हमको क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एफिक्स।
द वर्ड बुक, अ फुल सेंटेंस, अ प्रपोजिशन या द प्रीफिक्स आनी इन अनहैप्पी। तो एफिक्स किसको बोला जाता है? प्रीफिक्स और सफिक्स जो वर्ड्स के साथ, जो रूट वर्ड के साथ जुड़ते हैं ना, उनको अफिक्स बोला जाता है। ठीक है, अगर वर्ड के पहले जुड़ेगा तो प्रीफिक्स, बाद में जुड़ेगा तो सफिक्स, पर दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? एफिक्स। तुक्का मारना होगा तो इक्स इक्स से मार देना। ऑप्शन नंबर डी अब याद कर लो, अब पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 43, इन स्कैनिंग अ रीडर बुक लुक्स फॉर। स्कैनिंग में रीडर क्या देखता है? हम लोग पहले ही किए थे कि स्कैनिंग में रीडर जो है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखता है, तो स्पेसिफिक फैक्ट्स और डिटेल्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। हु रोट दिस बुक? हु रोट दिस बुक, आपको पैसिव वॉइस देखना है तो हम क्या देखेंगे? टेंस। टेंस देखो, रोट है, सेकंड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? बाय होम वॉज दिस बुक रिटर्न, बाय होम दिस बुक वॉज रिटर्न, हु वॉज रिटर्न दिस बुक, या दिस बुक वॉज रिटर्न बाय हु। तो तीसरा और चौथा देखिए, आपको क्या होता है जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बनना चाहिए, तो हु का होम होना चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड में तो है पर थर्ड फोर्थ में नहीं है, तो थर्ड फोर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? गलत। अब फर्स्ट सेकंड में देखिए, बाय होम वाज दिस बुक रिटन या बाय होम दिस बुक वाज रिटन। तो जब इंटेरोगेटिव रहता है तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आता है, इसीलिए बाय होम वाज दिस बुक रिटन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट डज सोशियो लिंग्विस्टिक स्टडी? सोशियो लिंग्विस्टिक क्या स्टडी करता है? सोशियो मतलब सोशल, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, तो सोशल और लैंग्वेज जो ऑप्शन में मिलेगा उसको ले लेना। साउंड पैटर्न्स ओनली, द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, एंशिएंट हिस्ट्री या द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। तो नाम से पता चल रहा है कि लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच रिलेशनशिप है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which of these represents the mother tongue influence? MTI, ये छोटे छोटे जो फुल फॉर्म्स है वो भी याद रखेंगे। MTI मदर टंग इन्फ्लुएंस, तो क्या रिप्रेजेंट करता है मदर टंग का इन्फ्लुएंस? पहला है लर्निंग टू लैंग्वेजेस एट वंस, स्पीकिंग इंग्लिश परफेक्टली, ट्रांसलेटिंग नेटिव लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स इनटू इंग्लिश, या फॉरगेटिंग द नेटिव लैंग्वेज। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट? मदर टंग इन्फ्लुएंस क्या बोलता है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग टू लैंग्वेजेस एट वंस, तो दो लैंग्वेज एक साथ लर्न करना है। तो क्या इसमें मदर टंग का कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है? नहीं। स्पीकिंग इंग्लिश परफेक्टली, तो इंग्लिश परफेक्टली स्पीक कर रहे हो तो उसमें मदर टंग का क्या है? सी है ट्रांसलेटिंग नेटिव लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स इनटू इंग्लिश, मतलब जो नेटिव है, अपना जो लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा, मदर टंग, उसको हम किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं? इंग्लिश में। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये मदर टंग का इन्फ्लुएंस हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट है 47, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आई डैश माई वर्क बिफोर ही अराइव्ड। आई डैश माई वर्क बिफोर ही अराइव्ड, तो इसमें देखना, ये क्या बोल रहा है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया जब वो पहुंचा, तो मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था। कर चुका था के लिए क्या हो जाएगा? हैड फिनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स? तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR क्या होता है? रीडिंग व्हाइल सिटिंग स्टिल, तो बैठे हो तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी तो हो नहीं रही है, हमको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। अ लैंग्वेज टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन फिजिकल एक्शन, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। तो आपको इसमें बताना है कि अंडरलाइन क्लॉज कौन सा है। अच्छा, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इज एसोसिएटेड विद। तो जो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? वो दिया था नोम चॉम्स्की ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, इससे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने का मेथड मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें, और पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। Have a nice day.